वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी की स्टार्ट कर दिया था। तो चूँकि नया वीडियो स्टार्ट हुआ, नया लेक्चर स्टार्ट हुआ है, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब लोग सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि सबके पास पहुँच सके। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंडक्टिव इफेक्ट इन द सेकेंड लेक्चर ऑफ द जीओसी। सो व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट? व्हाट इज आई इफेक्ट? सो टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और टू रिपेल इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट उसे बोलते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना या रिपेल करने को, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिएजेंट। मतलब इसके ऊपर किसी भी रिएजेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि हम किसी रिएक्शन में ये सोचो कि हम कोई रिएजेंट डाल दें तो उसका ग्रुप जो लगा हुआ है उसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा या उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो कि हर कंडीशन में सेम होता है। So there is only the polarity induced on the carbon due to the substituent attached to it, and more minor displacement of the bonded electron occur due to the difference in the electronegativity। मतलब क्या हुआ, इसमें बस पोलैरिटी इंड्यूस होती है उस बॉन्ड में, बस पोलैरिटी बनेगा सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और बहुत माइनर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है कि वो एक एटम से दूसरे एटम तक में माइनर शिफ्ट या माइनर डिस्प्लेसमेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट से बस इतना ही इफेक्ट पड़ता है उस पर, ठीक है। सो वी कैन से दैट नाउ इन दिस इफेक्ट पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोलर ग्रुप एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। क्या होता है, ग्रुप जो हमारा पोलर ग्रुप हमारे कार्बन चेन के एंड पे लगा होता है या किसी चेन के पॉइंट पे लगा होता है, तो उसकी वजह से पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ही पोलैरिटी इंड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल इन अ कंपाउंड CH3Z, हियर CH3 इज अ carbon chain and Z is the substituent which is attached to this chain. If the electronegativity of the Z is more than C, then the polarity induced partial positive charge on the carbon atom and partial negative charge on the Z atom, okay, on the group. So Z is the minus I group to attract electron. This function is to attract electron. In another case, if the electronegativity of the carbon is more than the Z, then the partial negative charge now appear at the carbon atom and partial positive charge on the Z atom. So here we can say that Z is a plus I group, or to repel the electron means electron releasing group या electron donating group. So what does it mean? This means that plus I group are the electron donating group and minus I groups are the electron withdrawing group। सीधा सीधा मतलब है इसका, प्लस आई हमारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, माइनस आई हमारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है या विदड्रॉ करता है, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं क्या है। सो इन इंडक्टिव इफेक्ट देयर इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट। नाउ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज ज़ीरो। यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा सभी का इंडक्टिव इफेक्ट हम शो करेंगे, या तो वो प्लस आई ग्रुप में होंगे या तो माइनस आई ग्रुप में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस के अनुसार हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव होता है, उसका जो इफेक्ट होता है किसी ग्रुप के ऊपर, किसी एटम के ऊपर, वो डिस्टेंस के हिसाब से कम होता जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उसकी इफेक्टनेस कम हो जाती है। So inductive effect is inversely proportional to the distance. Here in figure you can see that. So after 3 or 4 carbon atom, inductive effect is considered as zero. तो यहाँ पे पहले पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, सेकंड पे उससे कम, थर्ड पे उससे कम और चौथी पे ना के बराबर लगता है। सो इट इज़ नलीफाई आफ्टर 3 और 4 कार्बन एटम। एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ R मीन्स एल्काइल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज द प्लस आई ग्रुप। आर हमारा जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एनीथिंग, एनी ग्रुप दैट हैज़ ओनली द कार्बन चेन, so it is considered as the plus I group. So here is the order of the plus I group and minus I group, some selected groups. So O minus is the
प्लस आई ग्रुप, यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्री है डोनेट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे इसकी जो प्लस आई ग्रुप की कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन है, उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, उसके बाद प्रोपाइल ग्रुप है, उसके बाद इथाइल, मिथाइल, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का कंसिडर किया जाता है हमारा यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद माइनस आई ग्रुप की बात करते हैं तो OR2 प्लस होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप का जो सीरीज़ में OR2 प्लस है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो माइनस आई कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद प्लस NR3 प्लस है, उसके बाद NH3 प्लस है, उसके बाद NO2 है, SO2R है, साइनाइड है, मेनी मोर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, according to their electronegativity we can arrange in the series. So this is the order of the minus I group. Okay, so now we have to move on the application of the inductive effect, application of inductive effect. So पहला इसका जो एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन और द कार्बोनियम आयन, इसकी स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है अपने से दूर। तो ये पॉजिटिव ग्रुप से के साथ जब लगा होता है तो वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को उस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए डोनेट कर देता है। जैसे ये डोनेट करेगा चार्ज कम हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम एक रिलेशन को हम यहाँ पे विड्रॉ करते हैं, रिड्यूस करते हैं एक रिलेशन उसकी एनर्जी, चार्ज और स्टेबिलिटी में। तो एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इट मीन्स चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और किसी भी मॉलिक्यूल का जब एनर्जी ज़्यादा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए स्टेबिलिटी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाता है। दूसरा रिलेशन हम क्या डिड्यूस करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई ग्रुप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उस पॉजिटिव चार्ज को कम करता है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और माइनस आई ग्रुप वहाँ से इलेक्ट्रॉन और विड्रॉ करेगा, उसकी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा और उस ग्रुप को डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हमने टर्शियरी कार्बोकैटायन लिया, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी और हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्लस आई ग्रुप लग रहा है क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप हैं, और हम पहले ही जान चुके हैं कि मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई ग्रुप होते हैं। तो 3 प्लस आई ग्रुप हैं तो मिनिमम पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी में केवल 2 मिथाइल ग्रुप हैं, प्राइमरी में सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप तो अकेला है, केवल 3 हाइड्रोजन है, जिसका भी इंडक्टिव इफेक्ट हम 0 कंसिडर करते हैं। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पे प्लस आई ग्रुप सबसे ज़्यादा लगे होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरे एग्जांपल में हमने माइनस आई ग्रुप लगाया हुआ है, तो यहाँ पे विड्रॉ स्टेबिलिटी कैसी होगी, उसके अपोजिट में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे कम विड्रॉ करेगा उसकी पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो नाइट्रो को हम जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बाद साइनाइड आता है, उसके बाद एल्डिहाइड सब मॉडरेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो पहले एग्जांपल में हमने जब नाइट्रो लगाया है, नाइट्रो लगाने के बाद तक करते हैं स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है तो मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट लगता है यहाँ पे, और जो एल्डिहाइड है मॉडरेट हो तो इन तीनों के कंपेयर में यहाँ पे मिनिमम माइनस आई ग्रुप लगता है, मिनिमम माइनस आई इफेक्ट लगता है एल्डिहाइड की वजह से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, एल्डिहाइड के साथ जुड़ा हुआ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद साइनाइड वाले के साथ होगा, उसके बाद नाइट्रो के साथ होगा। ठीक है, तो प्लस आई और माइनस आई में स्टेबिलिटी जस्ट रिवर्स हो जाती है। दूसरा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, सो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन आयन एंड वाइस वर्सा। कार्बोकैटायन में क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको रिड्यूस करता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, चार्ज कम होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन विड्रॉ करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई ग्रुप, जो कि हमने वाइसी वर्सा लिखा है यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को उस कार्बन आयन पे और बढ़ाएगा
तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी जैसे बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे माइनस आई को स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में और प्लस आई को उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रखते हैं। ये हमारा एक रिलेशन विड्रॉ हुआ है, तो इसको याद रखना है। तो किसी के बारे में स्टेबिलिटी निकालते समय आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टर्शरी कार्बन आयन लिया है, सेकेंडरी लिया है, प्राइमरी लिया है। इसकी बात करते हैं तो मिथाइल ग्रुप जो हमारा लगा हुआ है यहाँ पे मिथाइल कार्बन आयन जो है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम निगेटिव चार्ज है। क्योंकि प्राइमरी में एक मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके निगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, सेकेंडरी में 2 मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके निगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, और टर्शरी में तो 3 मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वहाँ पे निगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं। तो मैक्सिमम प्लस आई ग्रुप ऑफ मिथाइल ग्रुप लग रहा है यहाँ पे टर्शरी में। तो नेगेटिव चार्ज विल बी मैक्सिमम हियर एंड मिनिमम विल बी द स्टेबिलिटी। तो मिथाइल कार्बन आयन जो है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी CH3 माइनस की। दूसरा एग्जाम्पल अब देखते हैं, यहाँ पे हम लिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ एग्जाम्पल। सो CH2 माइनस CH2F फ्लोरीन हमने एग्जाम्पल लिया पहला, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीसरा एमीन ग्रुप के साथ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होगी, उसके बाद नाइट्रोजन की इन दिस एग्जाम्पल। सो यहाँ पे मैक्सिमम माइनस आई ऑफ फ्लोरीन लग रहा है, नेगेटिव चार्ज विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम विल बी द स्टेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फ्लोरीन का जो ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, और ये हमारा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बन जाता है। दूसरा एग्जांपल हमने डिस्टेंस को ले किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एडजेसेंट पे लगा हुआ है, यहाँ पे सेकंड पे लगा हुआ है, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे फ्लोरीन लगाया हुआ है। तो जैसा कि हमने पहले देख रखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्टनेस होता है वो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एटम पे है, यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट, यहाँ पे थर्ड नेक्स्ट एटम पे लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा हमारा माइनस आई कहाँ लगेगा? जो कि हमारा पहले कार्बन पे अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ फ्लोरीन है किससे? इस कार्बन आयन से। मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट लगेगा और मिनिमम नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे सबसे स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑर्डर इस हिसाब से बन जाएगा। तीसरा एप्लीकेशन जो आता है इसका हम फाइंड आउट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द एल्केन्स। कैसे भैया? फॉर एग्जांपल हमने मिथाइल लिया हुआ है, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोलरिटी इंड्यूस नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल पोलर है। क्यों? पोलैरिटी कैसे इंड्यूस होती है? क्योंकि क्लोरीन हमारा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है। तो क्लोरीन ग्रुप हमारा इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसा ही ये अट्रैक्ट करता है क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मिथाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पार्शियल पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। जैसे ही ये पोलैरिटी इंड्यूस होगा ये मॉलिक्यूल रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बढ़ रही है पोलैरिटी की वजह से, और ये पोलैरिटी आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में, हमने पहला लेक्चर जो इस वीडियो का था GOC का, उसमें हमने दिया हुआ, इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके देखें रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, सारे रिएक्शंस के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करता है तो उस तरह का जो रिएक्शन होता है उसमें उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि जो इनकमिंग ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो लिविंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह यार न्यूक्लियोफाइल की तरफ बाहर निकल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कंडीशन में कराया हुआ है, तो मिलता है हमको मिथाइल हाइड्रोक्साइड, मिथाइल अल्कोहल बोल लें। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा इस मिथाइल ग्रुप पर अटैक करता है और क्लोरीन हमारा बाहर निकल जाता है।
तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमारा अल्काइल हैलाइड का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन हैलाइड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम इज मोर देन द कार्बन एटम, सो देयर विल बी द नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लोरीन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, हमने ऊपर देख लिया। ठीक है, सो कार्बन पॉजिटिव इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी जो ऑक्टेट होती है वो इनकम्प्लीट हो जाती है। और क्लोराइड माइनस, जिसको हम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड इज़ अ कंप्लीट ऑक्टेट, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इनकम्प्लीट इज़ मोर रिएक्टिव दैन द कंप्लीट। अब मिथाइल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सो द फर्स्ट अटैक विल बी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन पॉजिटिव, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीटनेस की वजह से ही इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई है। सो द रिएक्शन इज़ द न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक होगा। और इस पोलैरिटी की वजह से, जो कि इनकम्प्लीटनेस आया है, इस पोलैरिटी की वजह से जो कार्बन इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ है, क्लोरीन हमारा कंप्लीट ऑक्टेट हुआ है, उसकी वजह से ही रिएक्शन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहाँ पे होता है। ठीक है, तो एक हमने रिलेशन डिड्यूस किया है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ऑफ वो हैलाइड का उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड की बात करते हैं और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं। कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कौन करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उस पॉजिटिव चार्ज को उस पर्टिकुलर सेंटर पे कम कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई ग्रुप। ठीक है, ये हमारा रिलेशन डिड्यूस हुआ है ऊपर के डिस्कशन से। अब हम देखते हैं स्टेप टू सी द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को फाउंड आउट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती हैं। पहला पॉइंट होता है कि मेक द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। पहला हमारा जो स्टेप होगा वो एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन को बनाने का होता है। दूसरा होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को हम देखेंगे कि उस कार्बोकैटायन जो बनाए हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबल है, मॉडरेट स्टेबल है या अनस्टेबल है। सो इफ़ द कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन इट इज़ फॉर्म्ड इज मोर क्वांटिटी में बनने का, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी क्वांटिटी उतना ज़्यादा होगी। इट मीन्स हैलाइड ब्रेक्स मोर इजीली, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो हैलाइड उतनी आसानी से टूटेगा। इट मीन्स करस्पॉन्डिंग हैलाइड इज़ मोर रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड लिया हुआ है जो कि नॉर्मल मिथाइल है, और यहाँ पे प्राइमरी मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड लिया जो कि प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा। हमने इसका कार्बोकैटायन बनाया, यहाँ पे मिथाइल कार्बोकैटायन है और यहाँ पे इथाइल कार्बोकैटायन जो कि एक तरह का प्राइमरी कार्बोकैटायन है। सो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन करस्पॉन्डिंग हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड की बजाय इथाइल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है जो कि प्राइमरी बनता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल में टर्शरी अल्काइल क्लोराइड, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड और प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड ले लिया है। पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे हम कार्बोकैटायन बनाएंगे। कार्बोकैटायन बना लिया, यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब हम देखेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है। पिछले के रिलेशन में हम लोगों ने देख लिया है, या रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो लेक्चर है हमने वहाँ पे कार्बोकैटायन का बताया हुआ है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा। तो टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी और मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप जो भी हम ले लें। ठीक है, तो मैक्सिमम प्लस आई ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये यहाँ पे प्लस आई ग्रुप सबसे ज़्यादा लगेगा। इंटरमीडिएट इज़ मैक्सिमम स्टेबल एंड करस्पॉन्डिंग हैलाइड इज़ मैक्सिमम रिएक्टिव, मतलब इसकी रिएक्टिविटी जो कि टर्शरी अल्काइल क्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन इसका जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को फाइंड आउट करने में होता है उसका देख लेते हैं। चौथा एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। ये कैसे निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, लिंक मैं नीचे शेयर करूँगा, आप वहाँ पे जाके देखें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो ये हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो
एक हम ग्रुप से अटैक कराते हैं, एक ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, जो कि एक सॉल्ट के फॉर्म में होता है, और ये हमारा जो ब्रेक करते हैं तो एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में टूटता है। चूँकि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारा कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है इस तरह से। तो कार्बोनिल ग्रुप हमारा जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। So oxygen will carry the partial negative charge and carbon will carry the partial positive charge। जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो हमारा जो रिजल्ट हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन से और इलेक्ट्रोफाइल चला जाता है ऑक्सीजन के पास। ठीक है। इन कार्बोनिल कंपाउंड देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगेन यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जो कि कार्बन एटम पे है, एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स कंप्लीट ऑक्टेट ऑन द ऑक्सीजन एटम। सो द फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन पॉजिटिव एटम, जैसा कि हमने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है उसको। अब देखते हैं, there is unsaturation between the carbon and oxygen, so there will be the addition reaction। जहाँ पे भी unsaturation आता है वहाँ पे addition reaction की possibility सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे addition reaction ही proceed करेगा। फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पे एसिटल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्टिविटी बात करते हैं तो मोर पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उस पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं कर रहा है। सो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी भी ज़्यादा होगी। चार्ज और एनर्जी का रिलेशन हमने पीछे देखा है। इस वाले एग्जांपल जो कि एसिटल्डिहाइड का है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये मिथाइल का जो रिलीजिंग ग्रुप है मिथाइल, ये इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का जो रिजल्ट है, जो उसका एप्लीकेशन है, बहुत सारा एप्लीकेशन है। अब इसमें देखते हैं स्टेप्स टू सी द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, सी द पॉजिटिव चार्ज ऑन द sp2 कार्बन एटम। जहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इफ़ द पॉजिटिव चार्ज इज़ मोर देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज़ मोर, इट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड इज़ मोर रिएक्टिव। यहाँ पे भी एक रिलेशन हमने डिड्यूस किया है, वो क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई ग्रुप, विच मीन्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द sp2 कार्बन। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज़ करेगा, ना कि डिक्रीज़ करेगा। जैसे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी कम होगा उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे रिलेशन इन्वर्सली और डायरेक्टली में माइनस आई और प्लस आई रेस्पेक्टिवली लगाते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एसीटोन लिया हुआ है, उसके बाद प्रोपेनाल्डिहाइड लिया हुआ है, उसके बाद ये एग्जांपल है, उसके बाद ये एग्जांपल है। देखते हैं मैक्सिमम प्लस आई ग्रुप हमारा यहाँ पे, क्योंकि तीन कार्बन एटम लगे हुए हैं, जिसमें एक मिथाइल लगा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। पहले एग्जांपल में दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दोनों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो एक तरफ केवल इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है। तो मिनिमम प्लस आई ग्रुप है, मतलब मिनिमम प्लस आई ग्रुप होने का मतलब ये है कि sp2 कार्बन एटम पे यहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। तो चार्ज सबसे ज़्यादा हुआ तो रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर नंबर 4 की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद नंबर 2 की होगी, उसके बाद नंबर 1, नंबर 3। तो इस तरह से हम ऑर्डर को डिफाइन करेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आता है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या IIT JEE का एग्ज़ाम हो। वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे उसको ऑर्डर में अरेंज करना है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के ऑर्डर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और जानना चाहिए सबको सॉल्व करना। सिंपल भी है, नियम याद रखें, सब हो जाएगा। अगला एप्लीकेशन है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ये कैसे डिफाइन करते हैं। सो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। पहला है एसिड मीन्स डोनेट H+ आयन और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। सो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया हुआ है एसिटिक एसिड CH3COOH। यहाँ से H+ आयन जैसे डोनेट कर देते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। इस प्लस चार्ज को ये मिथाइल ग्रुप डिक्रीज़ करता है,
तो यहाँ पे जैसे ही प्लस चार्ज डिक्रीज होगा वहाँ पे एनायन इज़ द लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो ये क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन वहाँ पे चार्ज को और बढ़ा देगा। ठीक है, एसिड विल बी मोर एसिडिक। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। उस चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, मतलब वहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए स्टेप टू फाइंड आउट द एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला प्रोसेस वही है, मेक द इंटरमीडिएट एनायन एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। एनायन बनाने के बाद वो एनायन कितना ज़्यादा स्टेबल है वो डिफाइन करेगा कि वो ग्रुप कितना ज़्यादा एसिडिक है। इफ़ एनायन इज़ मोर स्टेबल देन एनायन इज़ फॉर्म इन मोर क्वांटिटी, इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एसिड इज़ मोर एसिडिक। तो रिलेशन क्या रिड्यूस होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई ग्रुप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप वहाँ पे निगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा तो उसको रिड्यूस, उसकी स्टेबिलिटी एनायन का रिड्यूस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है HCOOH मीन्स फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं यहाँ पे H+ आयन हमने डोनेट कर दिया तो यहाँ पे बन जाता है HCOO माइनस। नो प्लस आई इफेक्ट मीन्स स्टेबल एनायन एंड मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने बोल दिया यहाँ पे। दूसरा एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। तो एसिटल्डिहाइड में क्या होता है, प्लस आई ग्रुप ऑफ मिथाइल होगा जो कि उस एनायन को डीस्टेबलाइज करता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, एनायन को डीस्टेबलाइज कर देगा। अगर यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए होते तो वो एनायन भी स्टेबलाइज हो जाता, तो एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल CH3CH2COOH एंड ClCH2COOH एंड FCH2COOH। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लस आई ऑफ CH3 ग्रुप लगा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे में CH2 तो लगा हुआ है लेकिन वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन भी लगा हुआ है। और तीसरे एग्जाम्पल में फ्लोरीन लगाया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांगली उस निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स वहाँ पे निगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को कम करेगा। तो मैक्सिमम माइनस आई एफ लगा हुआ है फ्लोरीन का, मैक्सिमम स्टेबल एनायन होगा एंड करस्पॉन्डिंग एसिड विल बी मैक्सिमम एसिडिक। तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर हमारा इस डायरेक्शन में बन जाता है। और हमारा जो यहाँ पे CH3CH2COOH लिया हुआ प्रोपेनोइक एसिड को, ये हमारा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब कुछ की पॉइंट है यहाँ पे हम चार्ज स्टेबिलिटी को लेके। तो निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ मोर स्टेबल, दैट इज़ ओनली इन द पीरियड्स। पीरियड्स में क्या होता है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ लेस स्टेबल। पीरियड की बात करेंगे। अब हम ग्रुप की बात करते हैं तो निगेटिव चार्ज ऑन द बिगर साइज एटम इज़ मोर स्टेबल। ये ग्रुप में होगा। क्यों, क्योंकि बिगर साइज होगा तो वो उस निगेटिव चार्ज को और अच्छे से एकोमोडेट कर पाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन द बिग साइज एटम इज़ लेस स्टेबल इन द ग्रुप, वो उसके एकदम अपोजिट में काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका भी हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे ग्रुप और पीरियड की बात करके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने HI लिया, HBr, HCl और HF। ठीक है, तो HI का जो निगेटिव चार्ज हमारा I के ऊपर आएगा, देन ब्रोमीन के ऊपर आएगा, उसके बाद क्लोरीन के ऊपर आएगा, उसके बाद फ्लोरीन के ऊपर आएगा। तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होता है आयोडीन में बिकॉज इट हैविंग द बिगर साइज। मैक्सिमम रिएक्टिव टू डोनेट H+ आयन, बिगर साइज़ है, आराम से H+ आयन को डोनेट कर देगा। तो जैसे ही आसानी से डोनेट करेगा, निगेटिव चार्ज आयोडीन के ऊपर आया। अब ग्रुप में बात करते हैं तो बिगर साइज़ के ऊपर निगेटिव चार्ज जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज़्यादा हुआ तो उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एसिडिक हो जाएगा। एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं ऑर्डर में, तो आयोडाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद फ्लोराइड। फ्लोराइड लिस्ट स्टेबल होता है और आयोडाइड मोस्ट स्टेबल होता है। तो एसिडिटी ऑर्डर भी देखते हैं तो इस रीजन में
ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। जनरली बच्चे गलत करके आते हैं कि HF हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है, HI हमारा लिस्ट स्टेबल होता है, लेकिन नहीं, इसके रिवर्स में इसका रिजल्ट आता है। दूसरा एग्जाम्पल H2O लिया हुआ है, उसके बाद मिथेनॉल लिया हुआ है, उसके बाद अमोनिया और उसके बाद CH3NH2। ये पीरियड्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा यहाँ पे, इसका जो करेस्पॉन्डिंग OH माइनस, यहाँ पे CH3O माइनस, यहाँ पे NH2 माइनस, यहाँ पे CH3NH माइनस। एसिडिक ऑर्डर देखा जाता है नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये स्टेबलाइज करेगा और इसकी एसिडिटी भी उससे सबसे ज़्यादा होगी। प्लस आई ग्रुप लग रहा है यहाँ पे बाकी के एग्जाम्पल में, और इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइजिंग द नेगेटिव चार्ज, तो इसकी एसिडिटी एक ऑर्डर में कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? वाटर। अगर वाटर, अल्कोहल, अमोनिया और जो मिथाइल एमीन है, इनमें बात करें तो वाटर हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ भी निकाल लेंगे। अगला इसका जो एप्लीकेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। बेस मीन्स डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्ट द H+ आयन। H+ आयन को जो एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है बेस। फॉर एग्जांपल टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सेकेंडरी प्रोपाइल हाइड्रोक्साइड एंड इथाइल हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल। ठीक है, मैक्सिमम प्लस आई ग्रुप यहाँ पे लग रहा है क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। लोन पेयर टेंडेंसी जो ऑक्सीजन के ऊपर है वो आसानी से देने की होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को वहाँ पे बढ़ा रहा है। तो मैक्सिमम बेसिसिटी हो जाएगी टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद प्रोपाइल हाइड्रोक्साइड का जो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोक्साइड है उसका होगा, उसके बाद इथेनॉल का होगा। तो इस तरह से हम वहाँ पे लोन पेयर की मूवमेंट, लोन पेयर का जो फ्रीनेस है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी बेसिसिटी को डिफाइन करेंगे। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, उसके बाद प्राइमरी एमीन है, उसके बाद सेकेंडरी एमीन है, उसके बाद टर्शरी एमीन है, इथाइल एमीन की बात करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा? सेकेंडरी एमीन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद प्राइमरी होगा, उसके बाद टर्शरी होगा, उसके बाद अमोनिया होता है। ऐसा क्यों? जबकि पीछे वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड का जो था उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा थी, तो एमीन में आके क्यों बदल गया? सेकेंडरी एमीन इज़ मोर बेसिक दैन द प्राइमरी एमीन ड्यू टू द प्लस आई ग्रुप। ठीक है, ये सिंपल पता है हमको, इससे डिफाइन भी हो रहा है कि आई ग्रुप वहाँ पे कम है, वहाँ पे ज़्यादा है, तो सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा बेसिक है। लेकिन टर्शरी एमीन इज़ लेस बेसिक। टर्शरी एमीन पे 3 आई ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी से कम हो गया, इवन प्राइमरी से भी कम हो गया। क्यों? उसका रीज़न है टर्शरी एमीन इज़ लेस बेसिक दैन द सेकेंडरी एमीन ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस। सो स्टेरिक इफेक्ट इज इफेक्ट इन द 3D नॉट इन द 2D प्लेनर मॉलिक्यूल। ये 3D मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इथाइल ग्रुप, 3 इथाइल ग्रुप टर्शरी में लगे हुए हैं, वो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड कर देते हैं। और जैसे ही ये तीनों तरफ से, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो जाता है, तो वो लोन पेयर किसी भी हाइड्रोजन को या किसी भी ग्रुप को डोनेट करने के लिए फ्री नहीं होता है। और वो फ्री नहीं होता तो वहीं पे जाके उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है सेकेंडरी से, और इवन प्राइमरी से भी कम हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिगर है एक एग्जांपल के तौर पे। सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन, H+ आयन को डोनेट किया हमने यहाँ पे, तो N+ और N+ आया, तो यहाँ पे बेसिसिटी उसकी कम है। उसको मतलब कि डिफाइन करने के 2 रीज़न है। वो दोनों रीज़न क्या है वो भी देख लेते हैं। पहला रीज़न ये है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द टर्शरी 3 इथाइल ग्रुप, जिसमें 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, हिंड्रेंस ऑफ 3 इथाइल ग्रुप प्रोटेक्ट द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द अटैक ऑफ H+ आयन। पहला रीज़न जो मैंने बताया। दूसरा रीज़न ये है, सेकेंडरी एमीन इज़ मोर बेसिक दैन द टर्शरी एमीन बिकॉज इन सेकेंडरी एमीन मोर हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, हाई हाइड्रोजन एनर्जी विल रिलीज। मतलब जैसे ही ये सॉल्यूशन में होगा वहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं जो कि सेकेंडरी में है। मैं फिर से फिगर दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी में
हमारे 2 हाइड्रोजन हैं जबकि टर्शियरी में सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं उस जिस भी मीडियम में, मतलब फॉर एग्जांपल हमने वाटर में डाला हुआ है इसको, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ टर्शियरी से ज़्यादा हो जाती है। आया समझ में? ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन है और एग्ज़ाम में दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक करके चले आते हैं। नेक्स्ट है इन फ्री स्टेट, वो तो हमने सॉल्यूशन फेज में बात कर लिया। इन फ्री स्टेट दैट मीन्स इन गैसियस स्टेट basicity of amine is found to be tertiary amine is more basic then secondary amine then primary then ammonia। अब ये हमारा आया नॉर्मल स्टेट में, वो एक एक्सेप्शन था। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, टर्शियरी ज़्यादा बेसिक है, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन अमोनिया। नोट में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी वेयर एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज द बेसिसिटी। ये भी अच्छा पॉइंट है, याद रखना सबको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर था, उसका एप्लीकेशन को लेके उसके बारे में वो पूरा होता है। आगे हम लोग और कोई इफेक्ट लेके आएंगे और कोई जो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा वो देखेंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपका जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डाल दें, वो हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।